नमस्कार बच्चों, अभिनंदनीय भारत इस कविता में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अभिनंदनीय भारत। अभिनंदनीय भारत यह एक कविता है और इस कविता का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले सेशन में हमने देखा कि इस कविता के माध्यम से कवि ने भारत की स्तुति की है, प्रशंसा की है और ऐसे प्रशंसनीय भारत का गुणगान वह गा रहे हैं। अब देखते हैं कविता के अगले पंक्तियों में कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। इसके पहले सेशन में हमने पहले 2 काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया था। तीसरा काव्यांश हम पढ़ रहे थे। कवि कहते हैं कि जिसका मुकुट हिमालय जग जगमगा रहा है, सागर जिसे रतन की अंजलि चढ़ा रहा है, वह देश है हमारा ललकार कर कहेंगे, उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम अर्चना करेंगे। अब देखिए, जैसे कि भारत की विशेषता है विभिन्नता में एकता। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया में भी सबसे अलग माना जाता है, सबसे अलग दिखाई देता है, जिसकी विशेषता है पर्वत और समुद्र से तथा पर्वत श्रृंखला से घिरे हुए हिमालय जैसे पर्वत। यह इसकी भौगोलिक पहचान है। अगर हम देखते हैं कि उत्तर दिशा में अगर हम देखते हैं, भारत के उत्तर सीमा पर बृहत पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा हुआ है। अगर पूर्व की तरफ हम जाते हैं तो बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम की तरफ हम जाते हैं तो पश्चिम में अरब सागर है तथा दक्षिण में हिंद महासागर, यह इसकी सीमा है। तो चारों तरफ हमारे देश के, भारत देश की जो यह संपन्नता है, इसका वर्णन आगे कवि कह रहे हैं कि जिसका मुकुट हिमालय जग जगमगा रहा है। अब देखिए, जो राजा महाराजा होते हैं उनका अगर हम देखा जाए तो उनके लिए उनका मुकुट सम्मान से सम्मानित होता है। मुकुट बहुत ही प्रिय होता है, उनका सम्मान उनके मुकुट से होता है। वैसे हमारे देश का सम्मान हमारे हिमालय रूपी मुकुट से हो रहा है। अगर हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उत्तर में जो बृहत पर्वत श्रृंखला है हिमालय, वह हमारे भारत के मुकुट के समान है। मुकुट का अर्थ होता है कि ताज, वह ताज के समान है। जिस प्रकार से राजा के सिर पर मुकुट होता है और वह जगमग उठता है, इसी प्रकार हमारे देश, भारत देश रूपी भारत के सिर पर हिमालय रूपी ताज है, मुकुट है, जिससे हमारी देश की शान चमक रही है, जगमगा रहा है। आगे कवि कहते कि सागर जिसे रतन की अंजलि चढ़ा रहा है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हमारा देश है। अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि कोई भी भक्त अपने ईश्वर की आराधना करते समय उन्हें जल अर्पण करता है, अपने अंगुली में पवित्र जल लेकर, गंगा जल या पवित्र जल लेकर अपने ईश्वर को वह अर्पित करते हैं। तो उसी प्रकार कवि ने यहाँ पर कल्पना की है कि भारत देश के चरणों में 3 सागर है, हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी। तो यह सागर क्या, अब हम लोगों को पता है सबको कि हमारी जो नैसर्गिक साधन संपत्ति है भारत की, वह अन्य देशों से बहुत ज़्यादा है। और सागरों में जो नैसर्गिक साधन संपत्ति होती है वह बहुत ही मूल्यवान होते हैं। तो सागर में, समुद्र में क्या होते हैं, तरह तरह के रत्न होते हैं। तो यह सागर क्या करे है, अपने अंदर के रत्नों को निकाल कर हमारे देश के चरणों में अर्पित करे, अंजलि चढ़ा रहा है। सागर जिसे रतन की अंजलि चढ़ा रहा है। अर्थात अंजलि का अर्थ क्या होता है कि हम दोनों हाथों को एक साथ प्रार्थना के लिए जोड़ देते हैं और सम्मान पूर्वक हमारे आराध्य की पूजा करते हैं। तो वैसे ही यह सागर भारत रूपी हमारे इस देवता की पूजा करे, अर्चना करे है और उनके चरणों में, भारत के चरणों में सागर अपने अंजलि में रत्न लेकर, तरह तरह के रत्न लेकर उसको अर्पित कर रहे हैं।
उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वह देश है हमारा, ललकार कर कहेंगे तो हमें अभिमान है, हमें गर्व है, हमें गुरूर है हमारे इस महान देश पर, हमारे इस विशाल देश पर हमें अभिमान है और वह देश हमारा है। और इस हमारे देश को हम सारे संसार को, सारे विश्व को हम जोर जोर से ललकार कहेंगे कि हम जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिस जन्म भूमि पर हमने जन्म लिया है, वह जन्मभूमि हमारी भारत है। उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। वह हमारा प्राण है, वह हमारा शरीर है। और अगर हमारे शरीर में हमारा प्राण, हमारा देश है, अगर उसके बिना अगर हम अलग हो जाएंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हम मृतक के समान हो जाएंगे। हम अर्चना करेंगे, हम उनकी पूजा करेंगे। कविता की अगली पंक्तियां हैं। जो संस्कृति अभी तक दुर्जय सी बनी है, जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है, उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे। संस्कृति सुरभि पवन बन हर कुंज में बहेंगे, हम अर्चना करेंगे। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता है और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते हुए समय के साथ ढालती है, हमेशा ढालते हुए हमें दिखाई देती है। आज़ादी पाने के बाद भारत में बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति हुई है। भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है और अब हम देखते हैं कि भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया में सबसे औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में इसकी गिनती की जाती है। साथ ही उन चंद देशों में भी इसकी गणना की जाती है जिसके कदम चांद तक पहुंच चुके हैं। ऐसे ही इस भारत देश की सभ्यता और संस्कृति का बखान हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। इसीलिए तो हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। हमारी जो संस्कृति है वह समन्वय की संस्कृति मानी जाती है। चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे गुलामगिरी में हो, चाहे स्वतंत्रता में हो हमारा देश, हम अन्य सभ्यताओं, अन्य देशों के, विदेशों के सभ्यताओं को, संस्कृतियों को अपनाते हैं, उनकी अच्छी बातों को हम अपनाते हैं। और लेकिन उनके अच्छी बातों का, संस्कृति का, सभ्यता का या फिर पाश्चात्य का अनुकरण करते समय हम हमारी सभ्यता और संस्कृति को बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। तो ऐसे यह हमारे भारत देश की सभ्यता और संस्कृति समन्वय की संस्कृति है। हमेशा नए को अपनाना, समय के मांग के अनुसार वह अपने आप को ढालती आ रही है। जिस समय ब्रिटिशों का शासन काल था, उसके पहले भी अन्य शासकों का जो हमारे देश पर वर्चस्व था, उनका समन्वय हमारे भारत देश में हुआ है, उनकी सभ्यता संस्कृति को अपनाया है। और इस प्रकार हमारे भारत देश की जो बहुरंगी विविधता, बहुरंगी आयामी सभ्यता और संस्कृति है, वह अभी भी दुर्जय सी बनी हुई है। दुर्जय का अर्थ क्या होता है कि जो कभी भी नहीं हारता है, जिसे जितना बहुत ही कठिन होता है। तो हमारे जैसे विविध बहुआयामी सभ्यता संस्कृति अन्य देशों में नहीं है। अन्य देश भी हमारी इस सभ्यता और संस्कृति को नहीं कम कर पाए, नहीं वो जीत पाए हमारे सभ्यता और संस्कृतियों से। जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है, हमारी परंपरा ही आदर्श के तत्वों पर बैठी हुई है। हमारे क्रांतिवीर, हमारे संत परंपरा है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो नींव हमारे आदर्श की, सत्याचार की, सत्य आचरण की, सद आचरण की डाली है और वह सद आचरण के कारण ही हमारा देश पवित्र माना जाता है। मंदिर की उपमा उसे अन्य देश भी देते हैं और इस ऐसे विशाल मंदिर का आदर्श धनी
इस देश का प्रत्येक नागरिक है, उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे। अब देखिए हमारी जो ध्वज है तिरंगा, वह हमारी आन बान सब शान मानी जाती है। जब भी हमारे देश पर विदेशियों का, शत्रुओं का आक्रमण हुआ है, लेकिन हमारे देश के सैनिकों ने, हमारे देश के राष्ट्रीय भक्तों ने, राजभक्तों ने, देशभक्तों ने हमेशा विजय की ध्वज हमारे देश पर लहराई है और उसे हम विश्व में चलेंगे। हमने हमारे भारत देश को विश्व एकता का उदाहरण दिया है। हम न केवल हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, मानवता को अपनाते हैं, बल्कि हम अन्य देशों में भी उसका नींव डाल रहे हैं और इस प्रकार पूरे विश्व में हम हमारे विजय के ध्वज को, हमारे तिरंगे को लहराएंगे, फहराएंगे। संस्कृति सुरभि पवन बन हर कुंज में बहेंगे। तो हमारे देश की ये जो सभ्यता, ये इस देश की जो संस्कृतियां हैं, इसको हम क्या करेंगे, सारे देश में फैलाएंगे। जिस प्रकार से देखो पवन क्या करता है, अपने साथ पुष्प के सुगंधों को फैलाता है, उसी प्रकार हमारे देश में भी हम क्या करेंगे, संस्कृति के इस सुरभि को, अर्थात सुरभि का अर्थ होता है सुगंध, महक। तो हमारे इस भारत देश की महान संस्कृति को हम सर्वत्र क्या करेंगे, पवन के द्वारा, जिस प्रकार से वायु सुगंधों को फैलाता है, वैसे उसी प्रकार हम हमारे आदर्श तत्वों को, हमारे संस्कृति को, हमारी महानता को, हमारे देश की गौरवता को हर कुंज में हम सुगंधित पवन के द्वारा फैलाएंगे। अर्थात हम हर देश में इसकी विजय गाथा को फैलाएंगे, हम अर्चना करेंगे। आगे कवि कहते हैं कि शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है, विश्वास है कि पल भर रुकने उसे न देंगे, उस ज्योति की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे, हम अर्चना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर शाश्वत, अगर देखा जाए इस संसार में, इस विश्व में शाश्वत ऐसा कुछ नहीं है, सब नश्वर है, यहाँ तक कि हमारा जीवन भी नश्वर है। लेकिन इस संसार में, इस विश्व में कवि कहते कि अगर कोई शाश्वत है, अंतिम सत्य कोई अगर है, कोई अमर है, तो वह हमारे देश की स्वतंत्रता, हमारे देश की आज़ादी। और इस प्रकार हम इस शाश्वत सत्य को, इस स्वतंत्रता के दीप हम अनंत काल तक जलाते रहेंगे। आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि आलोक का अर्थ क्या होता है कि प्रकाश, और पथिक का अर्थ होता है कि रास्ते पर चलने वाला पथिक या राही, अविराम चल रहा है। अब देखो इस स्वतंत्रता का दीप का प्रकाश लेकर हर नागरिक, हर पथिक अविराम न रुकते हुए चल रहा है। तो किस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता का दिया कभी भी नहीं बुझ सकता है, बल्कि वह दीप, वह दिया का प्रकाश हमेशा सारे संसार में फैला रहेगा। विश्वास है कि पल भर रुकने उसे न देंगे, उस ज्योति की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे। देखो यहाँ पर कवि ने आशावादी दृष्टिकोण रखा है और हमें भी आगे नागरिकों को, विद्यार्थियों को एक आशावादी दृष्टिकोण देते हुए वह आगे भविष्य में भी हमें इस हमारे भारत की गौरवशाली इतिहास को, गौरवशाली हमारे बहुरंगी विविधता को, सभ्यता को, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कह रहे कि हमारे इस स्वतंत्रता के दीपक को हमें कभी बुझने नहीं देना है, कभी हमें बीच में नहीं रुकना है। इस ज्योति की शिखा को हमें सदा बनाए रखना है, उस ज्योति की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे, सदा हम उसको प्रकाशमय बनाकर रखेंगे। और इस प्रकार हम हमारे इस मातृभूमि के, हमारे इस कर्म भूमि के हमेशा हम अर्चना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वंदना करेंगे, वह हमारे लिए पूजनीय है। तो बच्चों, इस कविता में स्वतंत्रता का महत्व